अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। When a hydrogen atom is in its first excited level, what is the relation of radius and Bohr radius? और ये आपके पास ऑप्शंस हैं, twice, 4 times, same and half. फर्स्ट एक्साइटेड लेवल किसे कहते हैं? ग्राउंड स्टेट, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी है वो है n इज इक्वल टू 2, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है। तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए रेडियस और बोहर रेडियस के दरमियान रिलेशन निकालना चाहें तो उसके लिए जनरल फार्मूला हमारे लिए होता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन, जिसमें आर एन किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस है आर एन, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है और आर वन फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से मुराद है एन इज इक्वल टू 2। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे R1, 2 स्क्वायर मीन्स 4R1, मीन्स के फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए जो रेडियस होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी सही है 4 टाइम्स।
ओके, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर कह रहे हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड मीन्स n इज इक्वल टू 4, क्योंकि ग्राउंड स्टेट 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगा, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू 1 ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल ये 2 है, सेकंड एक्साइटेड ये 3 है, और थर्ड ये n इज इक्वल टू 4 है। तो 4 मीन्स द ये क्या है, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 4। तो इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज्ड एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट इफ ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के लिए जो जनरल फार्मूला है जिससे हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम कर सकते हैं वो बराबर है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अगर हम सिर्फ एनर्जी के मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा 13.6 पॉजिटिव में लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर हो जाएगा 4 के, तो 13.6 n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मीन्स 16। 13.6 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 0.85, और चूँकि एनर्जी है तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें राइट ऑप्शन है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड है टू आयोनाइज एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/λ is equal to r, where r is the Rydberg constant. 1/p square minus 1/n square is in relation p is equal to 1, 2, 3 and n will be। ये हमें बात समझने की ज़रूरत है कि ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है या इस क्वेश्चन में गिवन है 1/λ Rydberg कांस्टेंट, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, जिसे हम यूँ लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू r 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो p है दरअसल ये nf है और ये जो n है दरअसल वो ni है। बोहर पोस्टुलेट्स के मुताबिक एमिशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा, हाई से लो की तरफ जंप करेगा, तो ऐसी सूरत में इमिशन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में होगा, ये ni होगा और ये वाला nf होगा। ni मीन्स ये n होगा और ये p होगा, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि n शुड बी ग्रेटर दैन टू p, या यूँ कह सकते हैं कि ni इज़ ग्रेटर दैन टू nf। अब इस फार्मूले के तहत जो हमारे पास रिलेशन है कि p बराबर है 1, 2, 3 के, इसका मतलब p लेस है एज़ कम्पेयर टू n, तो n की वैल्यू p से ज़्यादा होगी, यानी ये 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि n शुड बी इक्वल टू p+1, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है, ये मेंशन कर चुका हूँ मैं, p+1, p+2 और इसी तरह से एंड सो ऑन, p+3 एंड सो ऑन। तो इसमें जो रिज़ल्ट है फाइनली जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, n शुड बी इक्वल टू p+1, p+2, p+3 एंड सो ऑन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द डैश रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइमन सीरीज़ का ताल्लुक किस रीजन से होगा, तो याद रखिएगा इसमें जो 7 कलर्स हैं वो कहलाते हैं विबग्योर। अगर हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो रेड के बाद ये होगा इंफ्रारेड, और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये फार इंफ्रारेड की तरफ मूव करेंगे, और अगर हम इससे पहले जाएंगे तो ये अल्ट्रा वायलेट होगा।
तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं इस तरफ, वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इसमें आपसे पूछा है कि लायमन सीरीज का ताल्लुक किस स्पेक्ट्रम से होगा। तो ये देखें, याद रखिएगा, ये जो सीरीज है हमारे पास, ये वाली, ये कहलाती है बाल्मर सीरीज। और बाल्मर में आपको मिलता है विजिबल। विजिबल मींस ये 7 कलर्स मिलते हैं विब्ग्योर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले तो ये लायमन सीरीज होगी, उसके बाद फिर बाल्मर, और फिर उसी के बाद फिर पास्चन के बाद फिर आपके पास ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद फिर पी फंड सीरीज। ये नहीं कि बाल्मर सीरीज में विजिबल मिलेगा, लायमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है लायमन सीरीज से। क्वेश्चन में पूछा है लायमन सीरीज का ताल्लुक किससे होगा, तो लायमन का ताल्लुक होगा अल्ट्रा वायलेट से। तो उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। विजिबल जबकि क्या है, बाल्मर सीरीज है। इंफ्रारेड जबकि क्या है, इंफ्रारेड बेसिकली क्या है, ये पास्टन सीरीज है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम corresponds to electronic transitions that terminate in the state of quantum number n is equal to 2। ये टर्मिनेट होगा n is equal to 2 पर, यानी कि ये होगी सीरीज कौन सी, बाल्मर सीरीज। अगर ये टर्मिनेट हो n is equal to 1 पर तो लायमन सीरीज, टर्मिनेट हो 2 पर बाल्मर सीरीज, 3 पर हो तो पास्टन सीरीज, 4 पर हो तो ब्रैकेट सीरीज, 5 पर हो तो पी फंड सीरीज। तो ये बाल्मर सीरीज, इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 2, ये क्या है, ये फाइनल ऑर्बिट है, ये NF है। तो कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन वुड बी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अगर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, यानी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कब होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन साथ वाले ऑर्बिट से यानी क्लोज ऑर्बिट से जंप करे। यानी कि यूं कह लें, ये क्या है, एक ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से जंप करेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा E, ये क्या होगी, मिनिमम होगी, कम से कम होगी। अगर एनर्जी कम से कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपसे कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, यानी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसे, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर NI स्क्वायर 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R NF। बाल्मर सीरीज के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस कम है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो Ni की वैल्यू हो जाएगी 3। सिंप्लीफाई करेंगे, R 1/4 1/9, एलसीएम ले लेंगे, 9 4 का एलसीएम 36 बनता है, 4 9 36, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, तो ये 1 ओवर लैम्डा के बराबर है। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R 9 माइनस 4 5/36, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी कि ये डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये लैम्डा बराबर होगा 36 डिवाइड में है, तो 36 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 5R, 36/5R, ये इसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी 36/5R। तो ये ऑप्शन आपके पास गिवन है 36/5R। ये ABCD 4 ऑप्शन है, ये लिखा है ऑप्शन सी में 36/5R, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड to the stationary state designated by the principal quantum number n is equal to 4. The number of maximum spectral lines are observing. Maximum number of spectral lines के लिए एक फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर हम मालूम करना चाहें तो ये n बराबर होता है स्मॉल n माइनस 1 n डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि n इज इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ n की जगह 4 पुट कर देंगे। 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 2, 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 6। तो यहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको हासिल होंगी वो 6 होंगी, और यहाँ जो आपके पास ऑप्शन गिवन है उसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट एट। ब्रैकेट सीरीज कब हमें हासिल होगी? ब्रैकेट सीरीज कब हासिल होगी? देखें, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं। n इज इक्वल टू 4, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो ये लाइमन सीरीज होगी, सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये बाल्मर सीरीज होगी, थर्ड पे जंप करेगा फाइनली पहुंचेगा तो ये पास्टन सीरीज कहलाएगी, 4 पे जंप करेगा तो ये ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी, और अगर फिफ्थ में जंप करता है तो ये पी फंड सीरीज कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ब्रैकेट सीरीज के बारे में पूछा है, तो ब्रैकेट सीरीज का मतलब ये है कि ये फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फोर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं नंबर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा आर। ऑप्शन में आपके पास है 1 2 3 4। नंबर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा, इसको अगर हम हासिल करना चाहें तो अगेन उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम। n इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम यहाँ n की जगह पुट करें, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही जंप कर सकता है, तो इसमें जो वैल्यूज़ होंगी पॉसिबल, वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? n 2 के बराबर हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो n 2 पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है? इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर सकता है, ये कंडीशंस हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n की जगह 2, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? यहाँ पुट करेंगे अगर हम 2, तो 2 माइनस 1, अगर मैं पुट करके यहाँ चेक करूँ 2 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली ये रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 1, और तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको 1 लाइन। इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस 1 2, 2 3 6, 6 अपॉन 2, 3 लाइन्स। फिर इसी तरह से ये रिजल्ट आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 3, 3 4 12, 12 अपॉन 2, 6 लाइन्स। तो नंबर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा आर, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। इस क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth टू pth ऑर्बिट, nth टू pth, इसका मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट n इज ग्रेटर देन टू द p इन एन हाइड्रोजन एटम, देन द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज गिवन बाय। इट मीन्स कि इसमें जस्ट फॉर्मूले को देखना है आपने। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? 1 लैम्डा RH 1 p स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर। इसका मतलब ये चार जो फॉर्मूले यहाँ गिवन है, इसमें ये ऑप्शन ए सही है। 1 लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 p स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर, जबकि n इज ग्रेटर देन 2 p के। नेक्स्ट क्वेश्चन में
कहते हैं फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इमिटेड इन लाइमन सीरीज इज गिवन बाय, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इमिटेड इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज से मुराद तो ये हुआ कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, 1 में जंप करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, 1 में जंप करेगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि फाइनली ऑर्बिट क्या है, NF = 1 और NI क्या है, इसमें उन्होंने कहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि E बराबर होता है h/nu के। अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट चाहिए तो एनर्जी भी हाईएस्ट होगी, और इसके अलावा ये हमने पढ़ा है E = hc/λ। अगर एनर्जी हाईएस्ट है तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के तहत, और एनर्जी हाईएस्ट है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन दूर से कहीं जंप करेगा। दूर से कहाँ से जंप करेगा, इन्फिनिटी से जंप करेगा। कहाँ, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ऐसी सूरत में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी। जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट 1/NF², NF मीन्स 1 का स्क्वायर, और NI क्या है, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1/1 तो ये 1 ही हो जाएगा, और 1/∞, इन्फिनिटी 1/∞ 0 के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/λ। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये वेवलेंथ जो हासिल होगी वो कौन सी वेवलेंथ हासिल होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। फिर ये हम फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है f⁻ के। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, लाइट की बात करें, तो V की जगह पर हम C लिखते हैं, C = f⁻ लिखते हैं। लैम्डा मिनिमम की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से लैम्डा मिनिमम की या लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो ये बनेगा 1/रेडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें फ्रीक्वेंसी की तो C = f, लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करेंगे तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमें मिलेगा रेडबर्ग कांस्टेंट × C। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला वो क्या रिजल्ट मिला हमें, ये रिजल्ट मिला कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट × C, वेयर C इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन C, F = रेडबर्ग कांस्टेंट × C। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं फिगर शोज द एनर्जी लेवल्स P, Q, R, S and G of an atom where G is the ground state. A red line in the emission spectrum of the atom can be obtained by an energy level change from Q to S. A blue line can be obtained by the following energy level changes. तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रेड लाइन आपको हासिल हो रही है कब, जब एक इलेक्ट्रॉन Q से, ये जो लाइन दिखाई गई है ये रेड लाइन हासिल होगी उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन Q से S की तरफ जंप करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करे कि आपको ब्लू लाइन दिखाई दे, सही है। तो ये बेसिकली ये आपके पास कलर्स हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब हम ऐसे इस तरह बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, सही है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो, अब ऐसी सूरत में हम करेंगे क्या, इसमें रेड लाइन के लिए वेवलेंथ इंक्रीज होगा इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर हम दो कलर है हमारे पास रेड, अगर हम रेड की बात करें, रेड लाइन के मीनिंग्स क्या हैं, रेड लाइन की मीनिंग्स हैं, देखिए ये रेड लाइन बाद में है और ब्लू क्या है पहले। इसका मतलब रेड की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ है। वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है।
लोअर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी यकीनन, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू के तहत लोअर एनर्जी। अगर हम ब्लू की बात करें, ब्लू कलर की बात करें, तो इसमें क्या होगा, इन्वर्स कर दें। लॉन्गर वेवलेंथ तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ। सही है। नेक्स्ट, शॉर्टर वेव, लोअर फ्रिक्वेंसी है तो उसकी क्या होगी फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी। और इसी तरह से एनर्जी भी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी के साथ इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हायर एनर्जी होगी। अब देखें यहाँ पर, इसमें आपसे कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा R2S, R2S क्या है ये देखें, R2S ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, R2S जंप करेगा तो एनर्जी का डिफरेंस क्या है, कम है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है जब इलेक्ट्रॉन दूर से कहीं हायर ऑर्बिट से जंप करे। तो R से अगर Q की बात करें, हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं अभी, R2S इसकी बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब R से S, यानी कि एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर मिनिमम होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो आपको क्या बताया अभी, हायर एनर्जी, ब्लू के लिए हायर एनर्जी होगी। इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी कम है। तो ऐसी सूरत में एनर्जी जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। जबकि हमें ब्लू कलर के लिए हमने ये पढ़ा है कि ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर है, फ्रिक्वेंसी भी हायर है और एनर्जी भी हायर है। एनर्जी हायर का मतलब ये है कि एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी, Q टू R, अब इलेक्ट्रॉन Q से R की तरफ जंप करेगा तो यहाँ भी एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। R2G, अब R2G में इलेक्ट्रॉन ये R है, R से G, अब ये एनर्जी लेवल ज़्यादा है, दो ऑर्बिट के दरमियान है। और नेक्स्ट है P2Q, तो P2Q अगेन ये है, इसका मतलब ये P2Q भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस यहाँ भी क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है, जिसमें एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, R2G, क्योंकि एनर्जी ये लिखा है हायर एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और शॉर्टर वेवलेंथ कम होगी। तो ब्लू की जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्टर है वेवलेंथ, और इसकी क्या है, हायर है। सही है। तो अगर आप इस तरह मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी रेड लाइन की वेवलेंथ ज़्यादा है और जबकि ब्लू की कम है, तो इसमें राइट ऑप्शन है R2G, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। मैक्सिमम वेवलेंथ यानी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम होगी, यानी एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन करीब से जब जंप करेगा। लाइमन सीरीज में क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन पहुंचता है फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी कि वो सेकंड ऑर्बिट से जब फर्स्ट में जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगी, एनर्जी डिफरेंस कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमें हासिल हो जाएगी। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट R, 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर NI स्क्वायर। 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट, लाइमन सीरीज के लिए NF 1 की जगह 1 पुट, NF की जगह 1 पुट करेंगे। एनर्जी डिफरेंस कम है, यानी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करेगा। R 1 माइनस 1 अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 होता है, 1 4 4, 4 माइनस 1, 1 ओवर लैम्डा के बराबर है ये। तो ये 1 ओवर लैम्डा बराबर हो गया R 3 अपॉन 4। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा को जब निकालेंगे तो ये 4 अपॉन 3R के बराबर हो जाएगा। तो 4 अपॉन 3R ये लिखा है आपके ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एन एटम इज एक्साइटेड
to an energy level E1 from its ground state energy level E naught. The wavelength of the radiation emitted is, और ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है. Excited atom goes from E1 to E naught. Excited atom goes फ्रॉम E1 टू E naught, यानी कि जो एनर्जी इमिट होगी फोटोन की, जो फोटोन रिलीज़ होगा उसकी जो एनर्जी हासिल होगी वो एनर्जी हम मालूम करेंगे E1 में से E naught को माइनस करके. और एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, hc अपॉन लेमडा के बराबर है, तो ये होगा E1 माइनस E naught. और आपसे पूछते हैं द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को अगर हम सेपरेट करेंगे तो वेवलेंथ को इधर भेजेंगे, तो ये hc अपॉन E1 माइनस E naught ये डिवाइड में बन जाएगा. तो लेमडा बराबर होगा hc अपॉन E1 माइनस E naught, यानी कि ये लिखा है ऑप्शन डी में hc अपॉन E1 माइनस E naught. Which of the transitions in hydrogen atom emits a photon of lower frequency? N is equal to quantum number. Lower frequency means lower energy. ये हम जानते हैं कि E बराबर है h न्यू के. अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी. तो अगर हमें लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए तो लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए. यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन के लिए, ऑप्शन ए बी सी डी, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1. यानी पहले में कह रहे हैं पार्ट ए में कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 की तरफ. यानी कि अगर हम इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस निकाल लें, बेसिकली एनर्जी है किसके बराबर, 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. nth ऑर्बिट की एनर्जी ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि माइनस होता है इसमें, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालें इसके लिए, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, 13.6 सेकेंड ऑर्बिट. तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए लिखेंगे आप n2 का स्क्वायर माइनस 13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 13.6 डिवाइड बाई 4 माइनस 13.6. फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली ये लार्ज एनर्जी ड्रॉप है. ये है लार्ज एनर्जी ड्रॉप या डिफरेंस कह लें. तो सेकंड की बात करें, ये ऑप्शन ए था. ऑप्शन बी में कह रहे हैं n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3. अब 4 और 3 के दरम्यान एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 13.6 है. सॉल्व करेंगे तो 13.6 4 स्क्वायर मीन्स 16, 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये स्मॉलेस्ट एनर्जी है, स्मॉलेस्ट एनर्जी ड्रॉप है. तो बात ये हुई कि एनर्जी जब कम होगी तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगी. ठीक है, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो मुझे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट, कम से कम होनी चाहिए. तो अभी तक जो हमने मालूम किया उसमें लोवेस्ट एनर्जी ड्रॉप किए है. आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ. ऑप्शन सी में कहते हैं कि n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n इज इक्वल टू 1 की तरफ. तो इनके दरम्यान जो एनर्जी डिफरेंस होगी इन दोनों ऑर्बिट के लिए 13.6 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 13.6 है ऊपर. सॉल्व करेंगे 13.6 3 का स्क्वायर 9 और 13.6. तो फाइनली ये जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये लार्ज एनर्जी ड्रॉप है. इसी तरह से ऑप्शन डी में कहते हैं
n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। अब इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस निकालें। 13.6 4 का स्क्वायर 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट मिलेगा 13.6 डिवाइड बाई 16 4 स्क्वायर 13.2 का स्क्वायर 4 मिलेगा ये रिजल्ट। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट फाइनली हमें हासिल होगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये क्या है, मीडियम एनर्जी गैप है, मीडियम ड्रॉप है या मीडियम एनर्जी ड्रॉप। तो इसमें कहते हैं लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी मीन्स एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी। तो एनर्जी कम से कम कब होगी, एनर्जी इन सब में सबसे मिनिमम क्या है, ये एनर्जी है 0.66। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, अगर फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा तो ऐसी सूरत में एनर्जी डिफरेंस कम होगी। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगी तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। तो आपसे पूछा है लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom from higher orbit to a third orbit, a photon of third orbit के लिए अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप करता है तो इसके लिए ये सीरीज कौन सी होती है, पास्टन सीरीज होती है। तो इसमें कह रहे हैं पास्टन सीरीज इज इमिटेड। अच्छा, लाइमन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जंप करता है, लाइमन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में। बाल्मर के लिए फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, सेकेंड ऑर्बिट में। ब्रैकेट के लिए इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जंप करता है, फोर्थ ऑर्बिट में। और पास्टन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, फाइनली थर्ड ऑर्बिट में। तो उन्होंने पूछा थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पास्टन सीरीज इज इमिटेड फॉर द थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन filled discharge tube shows continuous spectrum, line spectrum, band spectrum, and none of these. Hydrogen is a discharge tube. Hydrogen in a discharge tube emits radiation only at a specific discrete wavelength corresponding to electronic transition. That means it shows a line spectrum. तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है line spectrum. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि ये इनिशियल ऑर्बिट है और ये है फाइनल ऑर्बिट, मींस कि ये बाल्मर सीरीज है। गिव द रेडबर्ग कांस्टेंट r इक्वल टू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द इमिटेड रेडिएशन विल बी। यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो पहले हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 आवर लैम्डा is equal to Rydberg constant 1 over nf square minus 1 over ni square 1 over lambda। Rydberg की कांस्टेंट बता रहे हैं ये 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। nf क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर और ni क्या है 4 का स्क्वायर। 1 over lambda 10 की पावर 5 1 over 4 1 over 16, एलसीएम ले लेते हैं 10 की पावर 5, 4 और 16 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और इसी तरह से 4 4 4 जा 16 एलसीएम होगा 4 4 जा 16 4 1 जा 4 16 1 जा 16 1 1 जा 1। ये रिजल्ट आपको मिला, मीन्स के 1 आवर लैम्डा बराबर हो गया 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 3/16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 आवर लैम्डा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 16। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो इसको रिवर्स कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 5। अब आपसे पूछते हैं इसमें फ्रिक्वेंसी,
फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मीन्स के c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगी c अपॉन लैम्डा के। c क्या है सेंटीमीटर में, वैसे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। लैम्डा की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा हमें 3 3 ज़ा 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा ये 3 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10 की पावर 5 से, डिवाइड में 16 है, 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 की पावर 10 और 5 बेस सेम होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे 15 एंड डिवाइडेड बाई 16। तो ये रिजल्ट मिलेगा 9/16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15, जिसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 9/16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15। तो सही ऑप्शन है, ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाली है आपने, तो सही ऑप्शन इसमें है, जो ऑप्शन मैच करता है वो ऑप्शन सी है 9/16 इंटू 10 की पावर 15। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन लो से हाई ऑर्बिट में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो सही ऑप्शन है एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रॉन हाई से अगर लो में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इमिट करता है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एब्जॉर्ब एनर्जी। इस क्वेश्चन में कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स a transition from n is equal to 2 energy state to the ground state n is equal to 1. The wavelength of emitted photon is, तो wavelength मालूम करना है, जबकि ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है n is equal to 2 से हो रही है n is equal to 1, यानी कि ये इनिशियल ऑर्बिट है, ये ni2 है और ये क्या है, ये nf is equal to 1 है। इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, तो ऐसी सूरत में फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्क्वायर, nf मीन्स द 1 का स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 1 के बराबर होता है, 1/4 एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 माइनस 1, तो 1/λ बराबर होगा r 3/4 के। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिवर्स कर देंगे, तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 4/3r। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन सी सही है 4/3r। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इन द बाल्मर सीरीज इज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें ये बात मालूम है कि E बराबर होता है hc/λ के। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा दूर से आएगा एनर्जी डिफरेंस उतनी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, इसका मतलब बाल्मर का मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फाइनली सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, और शॉर्टेस्ट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, दूर से आता है, यानी इन्फिनिटी से आता है। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्क्वायर, nf मीन्स 2 का स्क्वायर, 1/ni स्क्वायर यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/λ r 1/4 1/∞ 0 के बराबर और 1/∞ स्क्वायर 0 के बराबर, तो 1/λ इज इक्वल टू r 1 से मल्टीप्लाई होकर r डिवाइड बाई 4। हमें वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए तो ये इसको शिफ्ट करेंगे, 1/λ लैम्डा के बराबर, इसी तरह 4 यहाँ, तो ये बन जाएगा 4/r। तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें 4/r। 4/r ये लिखा है ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन में कहते हैं टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन बाल्मर सीरीज, द वैल्यू ऑफ एन यूज्ड इन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने अभी पढ़ा एच सी अपॉन लेमडा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन करीब से जब पहुंचेगा, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, थर्ड से जब सेकंड में जंप करेगा, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप करेगा कहाँ, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी अब्सॉर्ब्ड व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड टू फिफ्थ ऑर्बिट, फोर्थ टू फिफ्थ ऑर्बिट। फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होती है, फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन मीन्स electron jumps from lower orbit to हायर ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन लो से अगर हाई की तरफ जंप करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये ऑब्जर्प्शन के मीनिंग्स हैं। अगर फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ पहुंचेगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट से फिफ्थ में एनर्जी गैप ज़्यादा होगी। तो लार्ज एनर्जी गैप मैं यहीं लिख देता हूं, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। अच्छा जी, ऑप्शन बी में कहते हैं फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा, तो फिफ्थ से जब फर्स्ट में पहुंचेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये तो इमिशन है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और बात किसकी हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की हो रही है बात, तो उसका मतलब फिफ्थ से फर्स्ट के लिए ये तो इमिशन है, ये तो पॉसिबल है नहीं। ऑप्शन सी की तरफ, थर्ड से फिफ्थ, तो इसका मतलब यहाँ से थर्ड से जब फिफ्थ की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी स्मॉलर गैप है। ठीक है, और फोर से फिफ्थ ये भी क्या है, वेरी स्मॉल गैप या स्मॉलर गैप। इसका मतलब ये है फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी का डिफरेंस भी ज़्यादा, और एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वेरी लार्ज एनर्जी गैप, दैट्स व्हाई फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बाल्मर सीरीज लाइज in that region of electromagnetic wave spectrum which is known as, बाल्मर सीरीज का ताल्लुक किससे होगा। देखें ये आपके पास ये वेवगाइड, ये 7 कलर हैं, ये इमिट होते हैं कब, बाल्मर में। उससे पहले अल्ट्रावायलेट, ये इसका ताल्लुक किससे होता है, लाइमन से। इसके बाद इंफ्रारेड, इसका ताल्लुक किससे होता है, पास्टन से। और फिर इसी तरह से फार इंफ्रारेड एंड सो ऑन चलता रहेगा। पास्टन के बाद फिर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाद फिर इसी तरह से अगेन ये भी क्या है, फार इंफ्रारेड, और ये क्या है, पी फंड सीरीज है। तो इसमें कह रहे हैं बाल्मर सीरीज का ताल्लुक किससे है, ये क्या है, विजिबल है। बाल्मर सीरीज का ताल्लुक किससे है, विजिबल रीजन से है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विजिबल रीजन।
द रिलेशन फॉर पार्शन सीरीज इज गिवन बाय, पार्शन सीरीज आपको उस वक्त हासिल होती है जब इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप करता है थर्ड ऑर्बिट में। तो ये जो ऑप्शन ए लिखा है 1/2², इसमें थर्ड ऑर्बिट नहीं है। 1/4² ये नहीं है, ये तो ब्रैकेट सीरीज है, ये वाली बाल्मर सीरीज है, ये ब्रैकेट हो गई। 1/3 तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पास्टन है, और ये क्या है, ये पी फंड है। तो इसमें आपसे पूछते हैं पास्टन सीरीज, इसका मतलब राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट P रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी एंड T द टोटल एनर्जी इन गोइंग टू ए हायर लेवल। हायर लेवल में इसकी कंडीशंस पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ऑप्शन ए में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। बी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। और इसी तरह से अगेन दो ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बराबर होती है -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के। और अगर हम टोटल एनर्जी मालूम करना चाहें तो ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी ke और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं -2 ke। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी यानी कि माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो ये टोटल एनर्जी बराबर है -ke के। अगर हम n में इजाफा करते हैं एज n इंक्रीजेस, अगर n में इजाफा होगा तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी। n में इजाफा होगा इट मीन्स कि हायर लेवल की तरफ मूव कर रहे होंगे हम। जब हायर लेवल की तरफ मूव करेंगे तो फिर कंडीशंस क्या है, देखें टोटल एनर्जी बिकम्स लेस, कंडीशंस क्या क्या होंगी, इसमें होगा टोटल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इसी तरह से अगर हम n में इजाफा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, इसी तरह से सेम, इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज when going to a higher orbit। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बना वो क्या ऑप्शन बना, इसमें जो राइट ऑप्शन बना वो बना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों इंक्रीज होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The ratio of the energies of the hydrogen atom in the first and the second excited state is, first excited state means n is equal to 2। फर्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, सेकंड ऑर्बिट से जंप करेगा, तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और अगर सेकंड ऑर्बिट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स कि वो थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा, कहाँ, ग्राउंड स्टेट में। और n इज इक्वल टू 1 क्या है, n इज इक्वल टू 1 ये क्या है आपके पास, ग्राउंड स्टेट है। फिर इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है।
तो अगर आपने रेशो कैलकुलेट करना है एनर्जीज के दरमियान तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एन ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और अगर हमें इसके वैल्यूज निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो क्या करना पड़ेगा, E2, तो ये लिखना है -13.6 2 का स्क्वायर, तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी चाहिए तो n की जगह 3 पुट करेंगे, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें इनका रेशो निकालना हो तो क्या करेंगे, रेशो कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, E2 को E3 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में माइनस छोड़ देंगे, 3.4 डिवाइड बाई 1.51। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 9/4। 9/4 मीन्स 9:4। तो इसमें सही ऑप्शन है 9:4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर इसी तरह इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन En which is equal to 13.6 divided by n square electron volt. For hydrogen atom, the energy required to take the electron from the first orbit to second orbit will be, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाना हो तो क्या करना होगा, जनरल फॉर्मूला क्या है जो गिवन है वो है 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम काम करें तो ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी 13.6 1 का स्क्वायर, ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और n इज इक्वल टू 2 की जगह काम करेंगे तो ये E2 मिलेगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो E2 में से माइनस करना पड़ेगा E1 को। E2 की वैल्यू कितनी है, -3.4, माइनस कर देंगे इसमें से तो रिजल्ट मिलेगा -3.4 माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द क्वेश्चन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. Hydrogen atoms in the ground states are excited by monochromatic radiation of photon of energy 12.1 electron volt. यानी इस क्वेश्चन में आपके पास अभी फिलहाल गिवन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें गिवन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये गिवन है 13.6 वोल्ट। और इसके अलावा फोटोन एनर्जी है ये बराबर है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और आगे कहते हैं द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी विल बी। स्पेक्ट्रल लाइंस आपने मालूम करना है जबकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें मालूम है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल excited state after absorbing 12.1 electron volt, the energy difference between n is equal to 1 and n is equal to 3। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये फोटोन की एनर्जी है। तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस मालूम कर लें थर्ड और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान, तो ये रिजल्ट क्या होगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर -13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मिलेगा -13.6 डिवाइड बाई 9 -1.51 माइनस माइनस प्लस 13.6, रिजल्ट मिलेगा आपको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गोज टू n इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन गोज टू n is equal to 3. Possible emission from n is equal to 3 is पॉसिबल इमिशंस क्या होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में जंप करेगा। तो इसका मतलब ये है, ये 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल। तो ऑप्शन इज 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी सीरीज हासिल होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज हासिल होती है। लाइमन सीरीज ये है अल्ट्रावायलेट में, ब्रैकेट बाल्मर ये है विजिबल, पास्टन में आपके पास इंफ्रारेड, और ब्रैकेट में फार इंफ्रारेड। तो इसमें कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट, जनाब अल्ट्रावायलेट है लाइमन सीरीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रीजन ऑफ। तो कह रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन द स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी हासिल होगी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल। जनाब अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल तीनों हासिल होंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज। बोहर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है स्पीड nth ऑर्बिट के लिए ये कांस्टेंट है 2.19 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई n। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है मीटर पर सेकेंड। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है उस ऑर्बिट का नंबर यहाँ पुट करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऑर्बिट की 2.19 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 1। तो रिजल्ट फाइनली मिलेगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अगेन अल्ट्रावायलेट रीजन ये आपको हासिल होगा लाइमन सीरीज में। अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, विजिबल, पास्टन, इंफ्रारेड, ब्रैकेट, फार इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट रीजन का ताल्लुक लाइमन सीरीज से है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं विच एक्सरे फोटोन विल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस एक्सरे फोटोन में होगा, के अल्फा, के बीटा, के गामा एंड एम अल्फा। देखें एक्सरे लाइंस जो आपको हासिल होती हैं वो 2 किस्म की हैं, एक के सीरीज़ है और एक एम सीरीज़ है। तो दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। के सीरीज़ और एक है एम सीरीज़। के सीरीज़ की शर्त यह है कि ये ट्रांजिशन एंड होगी कहाँ, n = 1 पर, और ये एंड होगी कहाँ, n = 3 पर।
अब इसके लिए के अल्फ़ा क्या है? के अल्फ़ा मीन्स एन सेकेंड से 1 में होगा, के बीटा एन 3 to 1, और इसी तरह से का के गामा ये होगा n इज इक्वल टू 4 to 1। ये इसकी कंडीशंस है। एम सीरीज़ की कंडीशंस क्या है? एम अल्फ़ा ये होगा n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 3, यानी एनर्जी डिफरेंस इज लार्जेस्ट फॉर के गामा, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें इसकी वजाहत और इस तरह हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंस इज लार्जेस्ट फॉर के गामा एंड स्मॉलेस्ट फॉर एम अल्फ़ा। तो आपसे पूछते हैं इसमें कि विच एक्स रे फोटोन विल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो एनर्जी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि E बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा के, यानी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, लेमडा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी किस में है जनाब? मिनिमम एनर्जी है एम अल्फ़ा में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एम अल्फ़ा। The radiation emitted by warm-blooded animal lies in the region of visible, ultraviolet, infrared, X-rays. Warm-blooded animals like human have body temperature around 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 300 केल्विन बनेगा 2273 ऐड करने के बाद। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का ये उससे हम कैलकुलेट करेंगे वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ये बराबर होता है 2.9 10 की पावर -3 T। तो वेवलेंथ की यूनिट मीटर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो इसकी यूनिट होती है मीटर केल्विन। तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 2.9 10 की पावर -3, टेम्परेचर क्या है केल्विन में 300, तो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 9.7 10 की पावर -6 मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 9.7 माइक्रोमीटर। डेट इज़ द इंफ्रारेड रीजन। ये क्या है? ये है इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ होती है। तो ये सही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी इंफ्रारेड। The shortest possible wavelength is associated with shortest possible wavelength। तो shortest possible wavelength के लिए ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं विबग्योर। ये है विजिबल, जिसका ताल्लुक बाल्मर सीरीज से है, और इससे पहले क्या है? अल्ट्रावायलेट, इसका ताल्लुक लाइमन सीरीज से। अगर हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? अल्ट्रावायलेट है, जिसका ताल्लुक लाइमन सीरीज से है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन बाल्मर सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी कम से कम बाल्मर सीरीज़ के लिए NF क्या होता है 2, यानी कि NI क्या होगा 3। इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो 1/, लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/, NF स्क्वायर माइनस 1/, NI स्क्वायर R 1/, 2 का स्क्वायर माइनस 1/, 3 का स्क्वायर। 1/, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9। एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम 36, 4 9s are
36, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 4 1s are 4, 9 minus 4 5 r डिवाइडेड बाई 36, ये 1/λ के बराबर है। हमें यहाँ से लैम्डा चाहिए तो ये बराबर होगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए सही है, 36 डिवाइड बाई 5r। इस क्वेश्चन में कहते हैं नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज, तो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दीजिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस, अगेन अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट तो एनर्जी लॉन्गेस्ट या एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, बिकॉज एनर्जी वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी, तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज के लिए nf 1 के बराबर हो जाता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो 1 का स्क्वायर, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से यानी कि इन्फिनिटी से जंप करेगा, r 1/infinity मीन्स 0, 1/λ। रेडबर्ग कांस्टेंट को हम आर एच से प्रेजेंट करते हैं, तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1 - 0 1। इसमें से अगर हम लैम्डा को सेपरेट करेंगे तो लैम्डा बराबर होगा 1/RH के। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1/RH। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, इफ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज RH, देन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज इज, यानी कि अगेन इस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। बात हो रही है लाइमन सीरीज की, तो nf हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉन फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर। अब ni क्या है, फर्स्ट लाइमन सीरीज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप करेगा। तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1 - 1/4, रेडबर्ग कांस्टेंट एलसीएम लेंगे 4 - 1, रेडबर्ग कांस्टेंट 3/4 1/λ के बराबर है। इसमें आपको मालूम करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे या वेवलेंथ को ऊपर ले जाएंगे 1/λ, तो ये 3/4 है तो ये बन जाएगा 4/3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा RH। ये 3 और RH ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों, तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होंगे, तो लैम्डा बराबर होगा 4/3 RH, और ये आपके पास है ऑप्शन डी, 4/3 RH। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी बेसिकली जो होती है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में। अगर हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहें तो ये ऐसे है कुछ, और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहें तो ये रिलेशंस हमें याद होनी चाहिए, वेयर ई इज़ द टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बराबर है माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है ग्राउंड स्टेट की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है जनाब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट रेडियस। तो ये रिजल्ट है आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है ऑप्शन बी करेक्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।